गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे ड्राविंग्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी हमने उसमें देखे थे कि जो ड्राविंग्स थे साइंटिस्ट, उन्होंने किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इवोल्यूशन को बताए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ जो पॉइंट्स थे उनके कारण उनकी जो थ्योरी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट है लेमार्किज्म। अब देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के बारे में। 1944 में उनका बर्थ हुआ था। 1829 में उनकी डेथ हुई थी। लेमार्क proposed that the activities of organism are responsible for their evolution। उन्होंने ये बताए थे कि जो एनिमल्स है वो अपने एक्टिविटी द्वारा यानी अपने एक्टिविटी से अपने अंग का इवोल्यूशन करते हैं। दिस French scientist naturalist proposed that each animal or plant undergoes some change in its lifespan and those change are transferred to next generation and such change occur in next subsequent generation। यानी उनके हिसाब से कि जो भी चेंजेस आना है, यानी अगर किसी एनिमल में कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसके आने वाले जनरेशन में भी वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी उन्होंने ये थ्योरी में लिखे थे, जिसको लेमार्किज्म और हिंदी में उसको लेमार्कवाद कहा जाता है। तो जीन्स बैप्टिस्ट लेमार्क proposed that the morphological change occur in living organism are responsible for evolution। हमने मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़े थे कि मॉर्फोलॉजिकली जो फिजिकल चेंजेस है उसके आधार पर मॉर्फोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है वो हुआ है, एविडेंस है। तो उन्होंने भी यही अपने थ्योरी में लिखे थे कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म में के इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज एक्टिविटीज और द लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी उनके हिसाब से जो एनिमल्स थे वो अगर अपने अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इवोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। He called this concept as principle of disuse of organ। यानी यूज और डिसयूज, इसका ये कहा था उन्होंने। इस प्रिंसिपल को लेकर उन्होंने अपनी थ्योरी को क्रिएट किया था लेमार्किज्म। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने लिए थे जिराफ का। जिराफ उन्होंने अपनी थ्योरी के अनुसार फर्दर सेड द नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू द ब्रोजिंग ऑन लीव्स ऑफ tall plant by the extending their neck for several generation। यानी उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो जिराफ की गर्दन है वो इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि पहले जिराफ की जो गर्दन थी वो कम लंबी थी, लेकिन वो जब किसी बड़े लंबे ट्री से लीफ को खाने के लिए अपने मुंह को आगे बढ़ाता था तो अपने गर्दन को जोर लगाता था, और वो जो जोर लगाना है गर्दन को उसी से उसके गर्दन में इवोल्यूशन हुआ। और अभी जो आप जिराफ देखते हैं इसलिए उस जिराफ की गर्दन कैसी है, लंबी है। देन सिमिलरली शोल्डर ऑफ द आयरन स्मिथ, सेकेंड एग्जाम्पल लिए थे उन्होंने आयरन स्मिथ मीन्स लोहार। यानी उन्होंने कहा है कि एक लोहार के जो शोल्डर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते, क्योंकि जो लोहार है वो लोहे के ऊपर हैमरिंग यानी ठोकता है जोर जोर से, और ठोकने की वजह से उसके जो शोल्डर्स है वो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने शोल्डर्स का यूज करता है और वहां पर उसके शोल्डर का इवोल्यूशन हो रहा है। देन नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बर्ड लाइक द ऑस्ट्रिच एंड ईमू। थर्ड है ऑस्ट्रिच एंड ईमू। यानी
ये जो ऑस्ट्रिच और इमू है इसके जो विंग्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, क्योंकि वो अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते। विंग्स ऑफ द बर्ड लाइक द ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज, यानी क्योंकि वो अपने विंग्स का कोई भी यूज नहीं करता। नेक्स्ट है लेग्स ऑफ द बर्ड लाइक द स्वान एंड डक। फोर्थ है उनका स्वान एंड डक have become useful for the swimming due to living in water and यानी क्योंकि जो स्वान है और डक है ये ज़्यादा कहाँ लिविंग करते हैं, वाटर में, किसी तालाब में तैरते हैं, और तैरने के कारण उसके जो लेग है उस वो भरपूर यानी अपने लेग का क्या करता है, स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करता है। Snake have lost their legs for the modification in their body for the burrowing habit, यानी जो स्नेक है, फोर्थ है, फिफ्थ है स्नेक। स्नेक्स ये अपने लेग्स का इस्तेमाल नहीं किए इसलिए उसके लेग क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि ये रेंगता है, रेंग कर चलने वाला प्राणी है। एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर और लेमार्किज्म, यानी जो एक्वायर इनहेरिटेंस का जो एक्वायर कैरेक्टर है या लेमार्किज्म बोल सकते हैं हम उसको, यही इस थ्योरी में उन्होंने दिखाए थे। जैसे जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हुई, आयरन स्मिथ के शोल्डर्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रिच और इमू के जो विंग्स है वो क्यों वीक है, स्वान और डक के जो लेग्स है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसने यूज किया। उसके बाद स्नेक्स है, उसके जो लेग्स है वो यानी वेल डेवलप्ड हुए ही नहीं और अभी तो बिल्कुल भी नहीं होते। देन नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उसके जो लेमार्किज्म है उनके अनुसार दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है कैरेक्टर देखेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज ऑर्गन्स। पहला है उनका डेवलपमेंट ऑफ organs due to specific activities or their degeneration due to no use organs। उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है ऑर्गन का वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के आधार पे ही डीजनरेट होता है, यानी अगर कोई अपने अंग का इस्तेमाल करता है, किसी स्पेशल ऑर्गन का इस्तेमाल करता है तो ही वो क्या होगा, जनरेट होगा, नहीं तो वहाँ पर वो डीजनरेट में स्टॉप हो जाएगा, वो डेवलप नहीं होगा और आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो विलुप्त हो जाएगा। और सेकेंड उनका था कि ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेकेंड था ट्रांसफर of those characters from generation to
टॉपिक थे इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। देन वॉज रिजेक्टेड। अब देखिए ये जो पॉइंट था इसको सही माना गया और ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो भी कैरेक्टर है, हो सकता है कि सभी कैरेक्टर, हम नहीं बोल सकते कि सभी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कभी कभी कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो गया, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम एज द मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन यूज आर not transferred to next generation, thereby Lamarck's theory was disproved। और इसीलिए ये disproved हो गया, ये जनरेशन कौन सा, ये theory Lamarckism। The living organism can transfer to character which has acquired to next generation. This is called the ancestry of the acquired characters। यानी जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाला है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, कि हम नहीं बोल सकते कि पूरे के पूरे पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो। देन नेक्स्ट है स्पेसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिएशन। अब ये जो वर्ड है स्पेशी, इसी से हमको समझ में आ रहा कि स्पेसिएशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, यानी स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी सिर्फ प्लांट में ही नहीं, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में स्पेसिएशन होता है। इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो प्लांट और एनिमल में होने वाले जो फॉर्मेशन है न्यू स्पीसीज का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑकर प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। हम सभी को पता है कि यानी पहले हमारे धरती पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर वो धीरे धीरे उनमें कुछ चेंजेस यानी इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन की वजह से वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीसेलुलर में चेंज हुए, और चेंज होने के बाद में फिर मेल फीमेल दो टाइप के अलग अलग जेंडर हुए, और फिर उनके यानी गैमेट्स से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से न्यू जनरेशन यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम, नेचुरल रिप्रोडक्शन हुआ। ईच स्पीसीज ग्रोन इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस, और उसका यानी उनकी जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो जहाँ तक यानी किसका इफेक्ट है, जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है उसके आधार पर उनका रिप्रोडक्शन हुआ। देयर फूड हैबिट रिप्रोडक्शन एबिलिटी एंड पीरियड इज द डिफरेंट, however genetic variations is responsible formation of the new species for the earlier one। यानी जो भी न्यू स्पेसीज है वो कुछ कंडीशंस यानी जोग्राफिकल कंडीशंस यानी उसमें मायने रखते हैं कि किस तरह से उसका रिप्रोडक्शन हुआ। Beside geographical and reproductive change are also responsible. Similarly, geographical or the reproductive isolation also need to the स्पेसिएशन, यानी स्पेसिएशन के लिए जोग्राफिकल कंडीशन और रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन है वो होना बहुत ही जरूरी है। यानी स्पेसिएशन मीन्स एक नया जनरेशन की उत्पत्ति होना, न्यू स्पेसीज का ओरिजिन होना, यही क्या है, स्पेसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो है 2 पॉइंट्स, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना कि इसको एक्सेप्ट किया गया था और इसको रिजेक्ट किया गया था लेमार्किज्म में।